हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने मास्टर क्लास स्टार्ट करी 100 डेज़ की, जिसमें आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आपका पहला चैप्टर कोर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो आपको रिलेशन फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे क्या रहने वाले हैं इस क्लास में। जो होंगे आप लोगों के पास, तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले दिख जाते हैं रिलेशंस के ऊपर, जिसमें कि हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ रिलेशन में वॉइड रिलेशन की, हमें बात करनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड लास्टली इक्विवेलेंस रिलेशन के। ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज की क्लास में। कोशिश करेंगे इस पूरे क्लास में ये पूरा का पूरा डिस्कस कर ले, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जब हम रिलेशन की बात करते हैं या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। हमने क्लास 11th में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं, वहाँ पे रिलेशन समझ लिया है। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा रिलेशन के बारे में आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो टेंशन नहीं है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। क्या रिवाइज़ करना है थोड़ा सा, या हमें क्या पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए। जैसा नाम ही है रिलेशन फंक्शन, तो बेसिकली हम उन सभी फंडामेंटल्स पे चाहेंगे कि हमारी कमांड हो जो हमने क्लास 11 में सीख ली है। उसमें से जो मेजर बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑब्वियसली पूरा का पूरा तो नहीं डिस्कस कर सकते, बट जो मेजर चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो बात हम लोग सीख लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हमने स्टार्ट करी तो क्लास 11th में जैसे ही आप लोग जाते हो तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज़ जो पढ़ते हैं वो सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। पहला चैप्टर जो सबसे पहले पढ़ा होगा आपने, सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते थे कि क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट है वेल डिफाइंड जो है पहले से। या फिर हम लोग एक लाइन की स्टेटमेंट वहाँ पे दी जाती है, डेफिनेशन दी जाती है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। या फिर सबसे लेम लैंग्वेज में अगर मैं बोल दूँ तो सिंपल एक होता है कि ग्रुप में चीज़ों को डिफाइन करने का तरीका है, सिंपल। और अगर उसके मैं रिप्रेजेंटेशन में बात करूँ तो हमने कहा कि रोस्टर और सेट बिल्डर दो तरीके से हमें बताए गए थे। इसमें से अगर मैं एक को लिखूँ यहाँ पे, तो हमने कहा कि इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं, लेट्स से ए बी सी डी एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हमने कहा कि हमारे पास दूसरे तरीके भी होते हैं, जिसको मैंने रोस्टर मेथड लिखा था या बताया था या आपने पढ़ा था। वो ये कि हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं और इस एलिमेंट के बारे में इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसकी डिफिनीशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, या फिर कह लो डिफिनीशन ऑफ ए। क्या बोलेंगे बेटा, तो डिफिनीशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे, जो वेल डिफाइन करने की बात कर रहे थे हम उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद जो टर्म आया जो हमने करा, हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, हमने कहा कि दो डिफरेंट सेट्स थे, तो हमने इस तरीके से बोला कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उसमें क्या करते थे हम, उसे करते थे कि जो भी दो सेट लिया उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में यहाँ पे लिखा। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन रहा था, हमने कहा कि अगर सेट मेरे पास ये है और मेरे पास एक और सेट है, लेट्स से उसको अगर मैं बी बोल दूं, और यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट ले लूँ 1 और 2, तो हमने कहा कि जो भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, ध्यान उसमें ये रखना था कि अगर आपने एक क्रॉस बी करा है तो एक से सेट ए से एलिमेंट को पिक करना है और उसका पेयर बनाना है सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो जब अगर आप ऐसा करते हो तो बेसिकली आप लिखते हो इस तरीके से A1 A2। कुछ बच्चे गलती ऐसा कर देंगे अगर उनको ध्यान ना हो, तो हमने कहा कि इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की खास बात क्या थी कि जिस सीक्वेंस में इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए इंटू बी करा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू बी करा है, तो ए वाले सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा यहाँ पे, और दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा, राइट। और ऐसा हम लोग हर एक एलिमेंट के साथ करते थे। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। इसके बाद जो आया आपके पास, फिर अगला जो टर्म आया था जिसको हमने रिलेशन बोला था। और अगर उस रिलेशन के बारे में कुछ बात करें तो हमने कहा उस रिलेशन के बारे में हमने क्या बताया, हमने इतनी बात बताई कि
सर जब हमने सेट पढ़ा तब हमने सबसेट भी पढ़ा, सेट के साथ हमने सबसेट भी पढ़ा, और जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तब मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर के इस तरीके से मुझे एलिमेंट मिल रहे हैं। अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे दिखता है कि ये तो सेट ही लिखा हुआ है, राइट, ये सेट ही लिखा हुआ है रोस्टर मेथड में। अब इसमें बस बात इतनी सी अलग हो जाती कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या है, एलिमेंट है। जनरली सेट में एक सिंगल एलिमेंट होता है, बट अब ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट कंसीडर होता है, और यहाँ पे इस तरीके से तो ऑर्डर्ड पेयर का बेसिकली एक सेट मिलेगा जिसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक सेट है तो हमने कहा कि इसके सबसेट भी होंगे, तो उन्हीं सबसेट के बारे में बोला गया कि आर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हमने बोला तो हमने कहा कि दो डिफरेंट सेट कंसिडर करें हमने, हम सेम सेट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे ये करा, हमने कहा कि सिमिलर वे में आप ए क्रॉस ए निकालते हो, आप ए क्रॉस बी निकालते हो, आप बी क्रॉस ए निकालते हो, आप बी क्रॉस बी निकालते हो, ये सब चीज़ें पॉसिबल है, ये सब हम करते हैं, पहले से करते आए हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये अगर सारे कार्टेशियन पॉसिबल है तो हम लोग सब पे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक लेके चल रहा हूँ, तो हमने कहा कि यहाँ से हमने सबसेट बनाया और हमने कहा कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब अगर इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से हमको पता है कि 2 के पावर n से हम लोग क्या निकालते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट बताते हैं। तो अगर इसके अंदर सपोज यहाँ पे अगर इस तरीके से m ऑर्डर्ड पेयर हैं तो टोटल नंबर ऑफ इसके अगर सबसेट की बात करूँगा तो इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे या बनते थे तो वो मुझे पता था कि वो 2 के पावर n से गिवन था, या फिर अगर m एलिमेंट है तो m से गिवन है। तो अगर मैं r को बोलता हूँ कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उतने ही रिलेशन पॉसिबल है जितने ही सबसेट बन सकते हैं। बट क्या अगर यहाँ पे 2 के m की वैल्यू 6 अगर हो गई तो 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 कहने का मतलब 64, 64 कहने का मतलब कि फिर आप क्या 64 रिलेशन बना रहे हो सर यहाँ पे? हमने कहा नहीं, हमने ये ज़रूर कहा कि जो रिलेशन है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन उनमें से जो 64 अगर यहाँ पे बन रहे हैं सबसेट, तो हम उन 64 की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनमें से किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे होंगे। और जब ये कर रहे होंगे तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि इसका सबसेट है तो ऑब्वियसली एलिमेंट यहीं से आएंगे। उस केस में वो ऑर्डर्ड पेयर किसी न किसी एक रिलेशन, किसी एक रूल को फॉलो करते हुए आएंगे, और उस रूल को हम लोग डिफाइन करते थे और यहाँ पे लिखते थे कि ये अगर आर है तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, सपोजिंगली ए और बी आ रहे हैं, और इस ए और बी के बारे में बताया जाता है कि क्या है आपका ए जो होगा सेट ए में बिलोंग कर रहा होगा, जो बी होगा आपका वो सेट बी में बिलोंग कर रहा होगा, और इनका आपस में भी ए प्लस बी या कुछ भी रिलेशन होगा, अगर आप ए प्लस बी बोलते हो या फिर कुछ भी अगर आप नाम देना चाहो जो एक रिलेशन होगा, तो ये चीज़ें हमको पहले से डिफाइन करी जाती है। इनको फॉलो करते हुए मुझे आर चाहिए होता है, जिसको कि मैं रिलेशन बोलता था, राइट। अब अगर यहाँ तक रिलेशन क्लियर हुआ तो हमने कहा फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन आती है टाइप्स ऑफ रिलेशन में, जिसमें मैंने कहा कि वॉइड, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस की हमें बात करनी है। तो सो फार जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक हमें ये बात समझ में आती है कि रिलेशन के अंदर पहली बात तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे होंगे और कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। अब वो स्पेसिफिक रूल के बेसिस पे ही हमने क्या करा है, इनके टाइप्स में डिफाइन करा है कि कब इसको वॉइड बोलूँगा, कब इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कब इसको सिमेट्रिक, कब ट्रांजिटिव, कब इक्विवेलेंस बोलना है। तो वही कंडीशन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें समझनी है, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं एक एक करके एक एक टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वॉइड रिलेशन है। जैसा कि नाम है, इसको वॉइड कह लो, एम्प्टी कह लो, नल कह लो, जो भी बोलना चाहो। तो अगर ये एम्प्टी रिलेशन है बेटा, ठीक है, क्या है ये, वॉइड रिलेशन है या एम्प्टी रिलेशन, तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा कि जिसके अंदर कुछ हो ही ना, है ना। वॉइड मतलब खाली, एम्प्टी मतलब क्या, खाली। तो अब अगर ऐसा मेरे पास कोई रिलेशन हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वॉइड रिलेशन है। वॉइड को सेट के टर्म में भी अगर मैं बोलूं तो हमने कहा कि वहाँ पे भी हमने दिखाया था एम्प्टी सेट, जिसको कि हमने 5 से डिनोट किया था, राइट।
तो यहाँ तो फाई नहीं बोलेंगे क्योंकि रिलेशन बोल रहे हैं तो आर से डिनोट करेंगे, बट अगर मैं इसको देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं तो इसको फाई भी बोल देते हैं। ठीक बात है, ये तो हम लोग समझते हैं। डिफिनीशन पे एक बार आते हैं कि डिफिनीशन क्या कहती है। कहते हैं कि अगर हम कभी भी एक रिलेशन को वर्ड रिलेशन बोलना चाहते हैं, अब रिलेशन को किसी न किसी सेट पे डिफाइन करोगे जनरली। अब जैसे मैं यहाँ से वर्ड रिलेशन की बात करूँगा, यूनिवर्सल की बात करूँगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, किसी की भी बात करूँगा, तो हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए, एक किसी पर्टिकुलर सेट पे डिफाइन करते हैं। कहो कोई कंपल्सन नहीं है, बट जनरल लैंग्वेज जो यूज़ करी जाती है किसी एक सेट पे डिफाइन करने की यूज़ करी जाती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमसे बोलता है, अब वो रिलेशन ऑन ए कहने का मतलब क्या था, वो उस केस में सबसेट बन रहा होगा ए क्रॉस ए का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, तो बेसिकली अगर रिलेशन ऑन ए बोला जाता है इसका मतलब ए क्रॉस ओ से जो भी सबसेट बन रहे होंगे उस पर डिफाइन करा गया रिलेशन। तो ये डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर एक सेट ए है जिस पे आपने डिफाइन करा है रिलेशन को, और क्या है, देन फाई विच सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट रिलेशन इज ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा और क्लियर जो इसका जो डिफिनीशन है वो कह लो कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड वॉइड आर एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, ऑर्डर्ड पेयर मिले जिसमें कि पहला एलिमेंट सेट ए से दूसरा एलिमेंट सेट ए से है, जैसे ही ऑर्डर्ड पेयर मिला तो हम कहते हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है अंडर द गिवन रूल। तो ये कहता है कि ऐसा एक रिलेशन जिसके अंदर जो एलिमेंट जिस सेट पे डिफाइन कर रहे हो उसके कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, है ना। ए से कोई रिलेट कर ही नहीं रहा एलिमेंट, वैसे किसी भी को हम क्या बोलेंगे, तो फाई। एक सिंपल, अगर सिंपल सबसे बोला जाए तो सिंपल सही है, कोई भी एक रिलेशन डिफाइन करो, उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, वो एम्प्टी रिलेशन है या फिर वॉइड है। तो एक तो हम उस पर जा सकते हैं। अब अगर उस पर जाना चाहें, हमने कहा कि ऐसा कब होगा, अगर ऐसा कब होने की बात बोले तो चलो एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। एक रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, हमने कहा कि सपोज हमने एक सेट ले लिया और इस सेट के अंदर मैंने जो एलिमेंट पिक किए हैं, लेट्स से मैंने 1 2 3 एंड 4 पिक किया, राइट। हमने रिलेशन इस सेट ए पे डिफाइन करा, तो ऑब्वियसली मुझे जो पता है वो कि जो आर होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। वी अंडरस्टूड दिस, राइट। अब अगर इस सबसेट के ऊपर जो जिस रिलेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको अगर एक क्लियर डिफिनीशन दूँ आर के अंदर, तो मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसके अंदर तो ऑर्डर्ड पेयर आए, ए कोमा ए आए, ए कोमा बी आए, सॉरी ए कोमा बी हो, ऑर्डर्ड पेयर हो बेसिकली, जहाँ पे मुझे ए जो चाहिए सेट ए से चाहिए एंड मुझे बी जो चाहिए वो भी सेट ए से चाहिए। ऑब्वियसली जब अगर रिलेशन ऑन ए बताया तो दूसरा वाला भी सेट ए से ही आएगा, जहाँ पे ए और बी का सम लेट्स से ग्रेटर देन 7 है, राइट। ऐसा मुझे चाहिए। और यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करके मैं एक एलिमेंट हटा दे रहा हूँ यहाँ से, है ना। तो हमने कहा कि इस रूल को फॉलो करते हुए हमें क्या बताना है, ऐसा कोई पेयर ढूंढना है जिसमें कि ए और बी दोनों सेट ए से बिलोंग करो और दोनों का सम क्या हो 7 हो। तो एक तो मैं इस आर के बारे में डायरेक्टली मैं इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, सीधा सीधा देखूँ इसके एलिमेंट का पेयर बना के और जिनका सम 7 से ग्रेटर है उसको पिक करते हुए चला जाऊँ। बट जब मैं ऐसे बताता हूँ तो बच्चों को लगता है ये तो आपने अपनी मर्जी से देख लिया, उसमें कुछ वो तो है ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा। तो उसके लिए एक बेटर डेफिनेशन या फिर बेटर एक्सप्लेनेशन मैं क्या देता हूँ, हमने कहा कि बेटा अगर जो ये रिलेशन ए पे डिफाइन है तो ऑब्वियसली वो उसके एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो एक क्रॉस से आ रहे होंगे। तो फॉर द टाइम बिंग लेट्स से एक बारी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, हमेशा नहीं करेंगे ऐसा, है ना, वो संभव भी नहीं होगा और करने जाएंगे तो वो बिना मतलब में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर द टाइम बिंग, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमने कहा कि अगर मैं आर डिफाइन करूँ या फिर सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लूँ इस सेट के ऊपर, तो वो क्या आ रहा होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको अच्छे से पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना होता है। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा तो इसके जो पेयर्स पॉसिबल बनेंगे 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 2,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 2,3 बनेगा एंड 3,1 बनेगा, 3,2 बनेगा एंड 3,3 बनेगा, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा।
हमने कहा कि इसका सबसेट ये रिलेशन है, राइट। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है तो हमको उस हिसाब से देखना है कि कौन से वो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम क्या मुझे 7 या 7 से बड़ा मिल रहा हो, है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ से ढूंढ लेते, ही तो बड़ा आसान काम है। इसमें क्या है, हमने कहा कि यहाँ पे फिर हमने ढूंढा कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका सम क्या है ग्रेटर देन 7 या फिर 7 है। तो हमने कहा कि ये 1 1 2 हो जाएगा, 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, फिर से ये 3, फिर ये 4, ऐड करा तो 5 4 5 एंड 6। क्या कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर जिसका सम क्या हो रहा हो 7 या 7 से ग्रेटर हो रहा? एक भी नहीं है। और अगर एक भी नहीं है, इसका मतलब इस रिलेशन आर के अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, इस रिलेशन आर के अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा है। अगर कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं आ रहे क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको सिंपली क्या बोल दिया कि यही क्या है आपका, ये है आपका वॉइड रिलेशन। क्या है बेटा? वॉइड रिलेशन। तो होपफुली यहाँ तक बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी सबको, 1 बाय 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही प्यारा सा डिफिनीशन या प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें कि हमने कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करने की कोशिश करी, कॉम्प्लिकेट नहीं बना, बट इससे मीनिंग कन्वे होगी कि हम चाहते क्या हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिलेशन डिफाइन करे जा सकते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर ना आए किसी भी गिवन सेट के ऊपर। तो हमने कहा कि वो जहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा वो वाइड रिलेशन कहलाएगा, राइट। अब सवाल ये है कि क्या इसको मैं रिलेशन एक बोल सकता हूँ भी या नहीं। तो हमने कहा कि अगर आपने सबसेट के बारे में समझा तो सबसेट में 2 चीज़ें मैंने स्पेसिफिकली बोली थी, इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड, वो ये कि 5 सेट हर सेट का सबसेट होता है और यूनिवर्सल सेट या फिर कह लो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो वो जो 5 सेट हर किसी का भी सबसेट था वो यही है, ठीक है। उस 5 सेट को ही हमने बोल दिया कि ये एम्प्टी सेट है, ऑब्वियसली नल सेट है या फिर वर्ड रिलेशन बोल दिया, रिलेशन में आ गया तो, बट वो है वही। और साथ में मैंने एक चीज़ और बोली थी कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। और हर सेट क्या, जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अगर कहीं किसी रिलेशन में ऐसा हो जाए कि हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए, एसोसिएटेड हो जाए या रिलेटेड हो जाए, या फिर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाए कोई रिलेशन, तो ऐसे किसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो अब अगर इसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो इसमें मुझे कुछ अलग से एक्सप्लेन नहीं करना है कि अगर जो रिलेशन है आपका वो किसके बराबर हो जाए, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो ऐसे किसी भी एक रिलेशन को मैं क्या बोलता हूँ? तो यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, जिन भी 2 सेट को आपने लिया है, सेट ए से ए में रिलेशन दिखाया, तो सेट ए का ईच एलिमेंट इस सेट ए के एवरी एलिमेंट से क्या होगा? एसोसिएट होगा। तो यही डिफिनीशन लिखी गई है कि a relation R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. That's it. और वो कब हो रहा होगा? ऑब्वियसली तभी होगा जब ये रिलेशन क्या हो जाए? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, या फिर किसी के सेट ए पे डिफाइंड रिलेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है, उसको मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही ईजी। क्या ऐसा पॉसिबल भी है एग्जाम्पल करना चाहो तो? हमने कहा कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। एक बॉयज़ स्कूल के जो बच्चों का सेट है उसको मैंने एक सेट मान लिया। सो दैट द रिलेशन आर ऑन ए गिवन बाई R is equals to A comma B such that A is a sister of B is a empty relation, दोनों एक साथ combined है इसमें, and R dash जिसको मैंने डिफाइन करा है A comma B से, such that difference between the heights of A and B is less than 5 meters। समझ रहे हो, है ना। अब जरा पहले तो यूनिवर्सल को समझ लेते हैं, या फिर चाहो तो एम्प्टी को भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्टी से भी जाओगे तो वो भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि पहली बात तो ये जो सेट है वो क्या है, तो ये बॉयज़ स्कूल के सारे बच्चे हैं, है ना। स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल,
स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। अगर स्कूल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल हैं तो एक बात ये भी क्लियर समझ में आती है कि इसमें सारे के सारे लड़के होंगे, बॉयज़ ही होंगे। बॉयज़ स्कूल में बच्चियां नहीं होंगी, गर्ल्स नहीं होंगी, राइट। बॉयज़ गर्ल्स कहाँ पे होता है, कोएड में होते हैं, सिर्फ गर्ल्स स्कूल होता है, सिर्फ बॉयज़ स्कूल होता है। गर्ल्स वाले में सिर्फ आपको गर्ल्स मिलेंगे एज ए स्टूडेंट, और बॉयज़ में सिर्फ बॉयज़ एज ए स्टूडेंट मिलने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं किसी भी एक रिलेशन आर को डिफाइन करता हूँ ए पे, तुमने कहा कि वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब जब मैं इन स्टूडेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा और उस रिलेशन के अंदर हमसे बोला जा रहा है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना रहे हो दो का, इनमें से किसी दो को आपने लिया, तो वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए कि जो ए हो वो बी का सिस्टर हो। अब मैंने कहा कि जब ये स्टूडेंट ही सारे के सारे लड़के हैं, सारे के सारे बॉयज़ हैं, तो इनमें से कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एक दूसरे का क्या बन जाए, सिस्टर बन जाए? वो तो पॉसिबल ही नहीं। बॉयज़ आपस में कैसे सिस्टर हो सकते हैं? कोएड स्कूल होता तो मैं एक पल के लिए हम लोग बोल सकते थे कि चलो ब्रदर सिस्टर उस स्कूल में एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वैसे सिनेरियो बन सकती थी कि आपने पेयर बना दिया जिसमें एक लड़की होगी जो कि दूसरे का सिस्टर होगी, है ना, बॉयज़ का। बट जब ये बॉयज़ स्कूल है तो इसमें कहाँ से आएंगे लड़के एक दूसरे के सिस्टर? कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर इसको मैं इसमें कभी भी रिलेशन फॉलो करवाने की कोशिश करूँगा, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। और अगर ऐसा संभव नहीं होगा तो हमने कहा कि इसके अंदर कोई पेयर ही नहीं आएगा। और अगर पेयर नहीं आया तो इसको आप क्या बोल रहे थे? तो इसको बोल रहे थे कि ये वॉइड रिलेशन है, राइट। क्या है ये? वॉइड रिलेशन है या फिर इम्पटी रिलेशन है। ठीक बात है, बात समझ में आ रही होगी। अब अगर ये बात समझ में आई तो सेम सवाल पे जरा यूनिवर्सल को भी समझो। अभी भी रिलेशन हमने चेंज नहीं करा है, हमने रिलेशन को बोला है कि ए कोमा बी है ना, और यहाँ पे इसको आर डैश से डिनोट करा। यहाँ पे बोला गया कि ऑब्वियसली जो पहला एलिमेंट होगा भी वो भी सेट ए से होगा, और दूसरा एलिमेंट भी जो होगा वो भी गिवन सेट से होगा। और सेट ए आपको यहाँ पे पता है ये क्या है, तो स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल ये है आपके पास। और इसमें बोला गया कि जो इनकी हाइट का डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 5 मीटर, है ना। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि दो इस बच्चों को आपको लेना है और ऐसे दो बच्चों को पेयर्स बनाने हैं जिसमें कि क्या हो, दोनों के हाइट का डिफरेंस हो 5 मीटर से कम हो। अब एक बात बताओ, जब मैं कहता हूँ कि 5 मीटर से कम, तो 5 मीटर से कम तो 4 मीटर भी है, 4 मीटर से कम 3 मीटर भी है, 5 से कम क्या 3 मीटर भी है, 2 भी है। बेसिकली 5 से कोई नीचे कोई भी नंबर ले लो, 0 भी ले लो, नेगेटिव मत ले लेना। हाइट का डिफरेंस नेगेटिव नहीं होगा बेसिकली कभी भी दोनों, ठीक है। हाइट कभी किसी का नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जब डिफरेंस लेते हैं तो हायर माइनस लोअर करते हैं, तो कोई ये लॉजिक लगाए कि सर एक बच्चा 4 मीटर का है, एक 5 मीटर का है। अच्छा, हालांकि 4-5 मीटर के बच्चे होंगे नहीं। मान लो कोई बोलता है कि सर एक बच्चा 3 फुट का है, एक बच्चा 5 फीट का है, 3 माइनस 5 का नेगेटिव आ गया माइनस का 2, आपने उसको कंसिडर, हमने कहा कि नहीं, हम डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हमने कहा कि कह रहा है कि वो पेयर लेने हैं जिसमें कि क्या हो कि उनके हाइट का डिफरेंस लेस देन 5 मीटर हो। अब आप सोच के देखो, कभी भी किन्हीं भी दो बच्चों के हाइट का डिफरेंस 5 मीटर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, इतने बड़े बच्चे नहीं हैं। उनका डिफरेंस भी निकाल लोगे तब भी उतना नहीं होना है ना। ये तो दुनिया के परे वाली बात हो गई, एलियंस की बात कर रहा हूँ, हम एलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रैक्टिकल दुनिया के हम लोग किसी एक बॉयज़ स्कूल की बात कर रहे हैं। तो 5 मीटर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो किसी की भी हाइट आप निकाल लो, हमेशा क्या होगा, उसमें हाइट जो होगी
वो लेस देन 5 मीटर ही होगी। तो अगर जो भी बच्चे इसके अंदर होंगे, इस रिलेशन आर के अंदर कोई भी बच्चा होगा, अगर आप ले रहे हो कि ए बी, ठीक है, इस आर डैश का एलिमेंट अगर है ना, सो आप कह सकते हो दिस इज फॉर ऑल ए बी विच इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्यों? क्योंकि कभी भी इट इज ऑलवेज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज ट्रू आप यहां पे लिख लो, बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्रू दैट difference of A and B would be less than 5 मीटर। ठीक है, ये हमेशा ही ऐसा होगा कि इनके हाइट का डिफरेंस लेस देन 5 मीटर ही होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो आप इस रिलेशन के अंदर कभी भी क्या बोल सकते हो कि कोई भी दो बच्चा ले लो सर, हमेशा ये ट्रू होने वाला है। तो क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनका किसी के साथ भी, अगर एक बच्चा मैंने उठाया, उसका बाकी रिमेनिंग सभी बच्चों के साथ मैंने डिफरेंस देखा, वो लेस देन 5 है, तो उसका जो पेयरिंग है, जो ऑर्डर्ड पेयर में जो बच्चे आ रहे होंगे, ए को लिया तो वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जितने बच्चे हैं, अब उनको नाम दे सकते हैं, उन सभी से बच्चों के साथ जो पेयरिंग होगी उसकी पॉसिबल होगी और वो इस रिलेशन आर डैश के अंदर आ रहा होगा। रीज़न बिंग, क्योंकि हमने कहा कि डिफरेंस लेस देन 5 मीटर होने चाहिए, वो है, हमेशा ही ट्रू है। तो वो हम सारे के सारे पेयर्स बनेंगे कि एक एल बच्चे को उठाया, उसका किसी के साथ डिफरेंस निकाल लिया, लेस देन 5 मीटर आ गया। और अगर वो दिख गया तो हमने कहा कि उनका ऑर्डर आप इसी तरीके से रखते चले जाओगे, तो जितने भी बच्चे होंगे सबके साथ ये ट्रू है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेंस आर डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है बेटा? तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी बात, होपफुली सबको समझ में आ गई होगी। एक तो आप ऐसा समझो कि अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो यूनिवर्सल है बाय डेफिनेशन, अगर आप जाओगे सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन में। बाकी जब हम कर रहे होते तो इसकी मीनिंग जो होती है, वो थीम होती है, वो हमें समझनी होती है। और वो जब यहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेज में डिफाइन करें, क्योंकि हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, हमेशा आपके पास सेट गिवन नहीं होगा पहले से। यहाँ पे क्या सेट गिवन था, बोल दे 50 जो भी स्टूडेंट है बॉयज़ स्कूल के, तो वहाँ पे मुझे नंबर्स में नहीं पता है, मैं ऑर्डर पेयर कैसे बनाऊंगा। अब यहाँ तो ये भी नहीं पता है ना कि नंबर इसमें बच्चे कितने हैं। अगर मैं पेयर बनाने की भी सोचूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मुझे नंबर भी नहीं गिवन है। तो जब नहीं नंबर गिवन है तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं उसको लिख पाऊँ। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पॉसिबल नहीं होता, तो हमने कहा कि उस समय हमारा काम आता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन है। होपफुली किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसी को एक चीज़ को नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। और नोट पॉइंट ये है बेटा कि ये नोट कर सकते हैं दैट द वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। क्योंकि स्मॉलेस्ट वॉइड क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। लार्जेस्ट यूनिवर्सल हुआ क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे आ गए, उसके बियॉन्ड कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, बोथ एम्प्टी एंड वॉइड रिलेशन, बोथ वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन एज वेल। तो इनको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में कहीं मेंशन कर दे ट्रिवियल नाम, पता चले कि हमें पता ही नहीं है ना। तो जस्ट फॉर दैट मोमेंट अगर ऐसा कुछ हो तो इस पॉइंट को बस याद रखना कि इनको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, बट ठीक है, कभी उसको ऐसे ही चेक करना पड़े, अच्छा लग रहा हो, मन में आया कि बच्चों से पूछ लेते किस किसने सुना है किसने नहीं सुना है, तो इन दैट सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और यहाँ से वो बातें स्टार्ट हो रही हैं जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पूछे जाने की।
वॉइड और एम्प्टी की पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, वो वैसे पूछ ले ना पूछे। बट अगर आप पेपर उठा के देखोगे 4-5 सालों के एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन या इन्वर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा इसमें से वो बनते हैं आपके पास साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को कंबाइन करके, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो मैं पहले इन तीनों को बताऊंगा आपको, फिर उस पर कंबाइंडली क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे होंगे तीनों को कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, राइट। तो लेट्स कम टू द डिफिनीशन फर्स्ट, लेट see some examples, then we'll come to the question and we'll deal any question is irrespective of type of relation, basically reflexive, symmetric और transitive। ठीक है, क्या कहता है इस रिलेशन में, एक बड़ी डिफिनेशन पे कराओ। तो कहता है रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब अगर आपने ए पे डिफाइन करा तो ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो उसको मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा। ठीक है, इसको अदर वे में बोलोगे तो बोलोगे कि ए कोमा ए जो कि एलिमेंट ऑफ आर है, और ऐसा सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए विच इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, और भी किस तरीके से बोल सकते हो, हमने कहा कि फ़िलहाल तो इस तरीके से बोलेंगे कि जो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो और ऐसा कोई रिलेशन हो तो हम बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके काउंटर में ये चीज़ जो कि हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ या रिफ्लेक्सिव नहीं होने प्रूव करने में हेल्प करती है वो ये कि कहते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट विच इज एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट ए कॉमा ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये लैंग्वेज इसलिए रखी गई है ताकि अगर बुक में यूज़ करे, क्वेश्चन में यूज़ करे तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि अच्छा लैंग्वेज ऐसा यूज़ करेंगे, बाकी करने वाली क्या बातें हैं वो समझो। हमने कहा कि अगर मैं एक सेट ए लेता हूँ, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, एम्प्टी सेट तो नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सेट पर डिफाइंड रिलेशन नहीं है। हमने कहा कि अगर ये मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर मैंने सिर्फ 1 2 3 एलिमेंट लिए, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि कहता है कि अगर इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करा गया तो अगर सेट ए के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है तो वो ऑब्वियसली ए क्रॉस ए का सबसेट है, दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, है ना। तो कहता है कि आर को मैं अगर रिफ्लेक्सिव बोलना चाहता हूँ तो every element of this particular set should be associated to, should be related to itself। मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1,1 आना चाहिए, तभी तो बोलूँगा 1 1 से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2,2 भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3,3 भी आना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके इधर क्या बोला इन्होंने कि अगर कहीं ऐसा हो जाए, इसको R1 में बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देते हैं। हमने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि इस जिस भी सेट पे आप डिफाइन कर रहे हो, हमने ए सेट लिया जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट लिए, बट हमेशा से 3 ही एलिमेंट तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, जो भी सेट लेना उसको ले ले। वो आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखना कि इसका हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ एसोसिएट होकर इस रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है यहाँ पे, तब तो ये रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं है। तो सपोज अगर मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिए कि चलो सर इसमें 1 1 तो है, 3 3 तो है, लेट्स से 2 2 नहीं है, और इसके अलावा और भी इसके अंदर पेयर हैं कुछ इस तरीके से, क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोलूँगा? तो हमने कहा कि हमने रिफ्लेक्सिव तभी बोलना है जब इसके हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन इसके अंदर आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए अपने आप के साथ इस रिलेशन के अंदर, तभी मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा, अदरवाइज नहीं बोलूँगा। तो 1 1 का तो है, 3 का तो है, बट 2 का मिसिंग है। और अगर एक भी एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है कि फॉर इवन सिंगल एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाए कि ये एसोसिएशन में ना हो, तो मैं सिंपली बोलूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव।
क्या होगा बेटा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा फिर ये, है ना। एक एग्जांपल इस पे और लें, हमने कहा कि सेम लाइन पे अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करूं, लेट से मैं बोलता हूं कि ये R है और अभी भी मेरे पास सेट वही है सेम, मैंने सेट को नहीं चेंज किया, ये 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है, ये मैंने R डिफाइन करा। अब इस बारी मैं इसको बोलता हूँ कि 1 1 है, 2 2 है और यहाँ पे 3 3 है एंड देर आर सम मोर ऑर्डर्ड पेयर्स एज वेल, 1 3 2 3 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तुमने कहा कि 1 1 1 का पेयर 1 के साथ है, 2 का पेयर 2 के साथ है, 3 का पेयर 3 के साथ है ना, ये रिलेटेड है, इसका एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इस रिलेशन के अंदर है। तो ये तो होगी बात रिफ्लेक्सिव होने की। सर बोलोगे कि यहाँ पे और भी तो लिखा है, हमने कहा कि अगर और कुछ लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ऑर्डर्ड पेयर में इस रिलेशन के अंदर और भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो दैट्स ओके, टोटली फाइन है। हमको रिफ्लेक्सिव डिक्लेयर करने के लिए इनसे मतलब है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनका पेयर इसके अंदर है कि नहीं है, खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टिल क्या है आपके पास, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ज़रा समझो, क्या मैं इसके अंदर ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे मैं 3,2 लिख दूँ। क्या इस पेयर में मैं 3,2 लिख के पूछूँ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, फिर उस केस में क्या होगा, क्या बोलोगे आप लोग, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो पहली बात तो सवाल ये, अगर किसी को ये बात समझ में आई है, तुमने कहा कि R जो है एक रो से का क्या है, सबसेट है। एक रो से में पहला वाला एलिमेंट क्या कर रहा है आपके पास, पहले सेट से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, आपके कोई दोनों सेम है। तो क्या मैं ये ले सकता हूँ, तो हमने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3,2 भी इसके अंदर आ सकता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सपोज़ यहाँ पे कोई दूसरा सेट B होता, उस केस में अगर मैं उसके एलिमेंट को पहले यहाँ पे लिख दूँ, तो ये बात मेक श्योर करिएगा कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है भी या नहीं है। इतना नहीं कि सिर्फ इसको देखा आगे बढ़ गए, ठीक है। तो हालांकि ऐसा केसेस बनते नहीं हैं, जनरली आपसे सिर्फ इतना ही चेक करवाया जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर बात आती है, हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरा रिलेशन क्या है, तो दूसरा रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनीशन पे अगर हम जाएंगे तो इट सेज कि अ रिलेशन R on set A is said to be symmetric relation if A, B is element of R. This implies B, A is also element of R for all A, B. That is if A is related to B, it should imply कि B is also related to A for all AB that is element of C. Basically कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई एक रिलेशन है, ठीक है, मेरे पास कोई एक रिलेशन है और ये कहता है कि इस रिलेशन को अगर मुझे सिमेट्रिक बोलना है, मैं कब बोल पाऊँगा सिमेट्रिक। ये कहता है कि अगर इसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसके साथ बी कॉमा ए भी अगर रिलेशन में है तब तो मैं सिमेट्रिक बोलूँगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बोलोगे। तो बोलोगे सर क्या एक ही पेयर आएगा क्या इसके अंदर, हमने कहा कि नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि इसके अंदर अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑब्वियसली रिलेशन डिफाइन करा गया होगा, और अगर इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो हमने कहा कि हम चेक करते हैं कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ रहा है उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, और ऐसा हर एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ होना चाहिए कि जो इसके अंदर है। तो अगर C, D है, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि क्या सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हमने कहा कि चेक करने का क्या तरीका है कि आप इस ऑर्डर्ड पेयर पे जाओ, राइट, और इसका रिवर्स आप ढूंढो। अगर ये आपको सेट के अंदर रिलेशन के अंदर अगर ये एलिमेंट मिल गया तो आपको इसका रिवर्स भी देखना है। अगर रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है तब तो ये सिमेट्रिक हुआ, और अगर रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर C, D है, एक B का मैंने देखा तो हमने कहा B, A मिल गया, दैट्स ओके। अब कोई बोले कि सर B, A का भी चेक करना, हमने कहा कि जब इसका रिवर्स ये है तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स ये हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको चेक करने के लिए फिर से ज़रूरत नहीं है अगर ये किसी का ऑलरेडी रिवर्स हो, ठीक है। अब C, D है तो हमने कहा कि
अगर इसको आपको सिमेट्रिक बोलना है तो इसका रिवर्स भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, और ऐसा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर जो कि इसके अंदर है उन सब के लिए ये बात वैलिड होनी चाहिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। अगर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो अभी तक ये क्या दिख रहा है मुझे कि ये सिमेट्रिक तो है, राइट, सिमेट्रिक रिलेशन है ये यहाँ पे। तो बेसिकली जिस भी रूल के अंदर, जिस भी डेफिनेशन के अंदर ये रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, चाहे अब ये रोस्टर में लिखा हो चाहे सेट बिल्डर में लिखा हो, आपको ये बात इंश्योर करनी है फॉर दिस रिलेशन बीइंग टू बी सिमेट्रिक दैट कि अगर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसका रिवर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हो। अब ये जब मैंने बोला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में लिखा है, राइट, जो कि रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर मान लो सेट बिल्डर में लिखा तो हमने कहा कि बस वो चीज़ आप चेक करना कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, जिस भी रूल के अंदर, जिस भी रिलेशन के अंदर ये आ रहे हैं, उसके लिए उनका रिवर्स भी सेम टाइम पे वैलिडेट होना चाहिए, सेम टाइम पे वो भी फॉलो करनी चाहिए उसके रिवर्स वाले को भी। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मैं जितने भी रिलेशन बता रहा हूँ इन सभी रिलेशन में एक चीज़ कॉमन है, क्या कि मैंने एग्जाम्पल पिक किया रोस्टर मेथड में, क्योंकि इससे एक्सप्लेन करना आसान होता है अगर पहली बार कोई बच्चा पढ़ रहा है तो। बट अगर मैंने कहा ये रोस्टर मेथड में है तो एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिलेशन है सिर्फ, है ना, सेट बिल्डर में भी होगा और वो एरो डायग्राम से भी होगा, क्योंकि है तो रिलेशन ही। तो ये 3 मेथड थे, तो मैंने कहा कि तीनों तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और तीनों में आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ में आना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 2 तक तो समझ में आ गया होगा। एक और रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं और फिर इन तीनों को एक साथ कंबाइंडली समझते हैं कि एक्चुअली में क्या सिनारियो है। ट्रांजिटिव रिलेशन पे जब आएंगे तो क्या कहता है, एक बारी ध्यान से पढ़ो सिर्फ इसको। कहता है कि अगर मेरे पास लेट ए बी एनी सेट, अ रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है तो ए सी शुड बी ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए बी सी, जो कि ऑब्वियसली सेट ए पे डिफाइन किया तो एक एलिमेंट होने चाहिए। तो उसी चीज़ को लिखा है कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो साथ में ए शुड बी रिलेटेड टू सी एज वेल फॉर अ रिलेशन बीइंग ट्रांजिटिव। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनते हैं फिर से समझते हैं। कहते हैं कि आर आपने डिफाइन करा है, आर किस पे डिफाइन करा है, ए पे। तुमने कहा कि चलो जी ये तो सबसेट तो हुआ एक क्रॉस ए का, है ना, ये बात तो सबको पता है। तो कहते हैं कि जब आप रिलेशन पे जाओ और रिलेशन के अंदर आपको क्या मिल रहा हो, ए कोमा बी, ए कोमा बी क्या, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ए यहाँ पे, है ना, ए कोमा बी मिल रहा है। तो मैंने लिखा ए कोमा बी, बोला ना कि ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है जी, एंड बी कोमा सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, तो लिख दिया मैंने जी बी कोमा सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। तो कहता है इट शुड इम्प्लाई कि ए कोमा सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। क्या मतलब निकल के आ रहा है, क्या इससे जो लिखा है इससे कोई मतलब है, इसका कुछ लेना देना है, कुछ रिलेट है क्या, रिलेशन है क्या। तुमने कहा कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस भी रूल के अंदर ए कोमा बी आया, बी कोमा सी आया, उसी रूल को फॉलो करते हुए मेरे पास ए कोमा सी भी अगर है इस रिलेशन के अंदर, तब तो मैं इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलूँगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं बोलूँगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो ए कोमा बी आया होगा, ऑब्वियसली आर आपने कुछ तो डिफाइन करा होगा यहाँ पे कि ए और बी में क्या रूल है, ए प्लस बी 3 के बराबर है या कुछ तो करके ये आया होगा, है ना, जहाँ पे सेट ए गिवन होगा आपको। तो ये कहता है कि आपको जिस भी रूल के अंदर ए बी बी सी आ रहा हो, उसी रूल के अंदर ए कोमा सी भी अगर उस रिलेशन में है साइमल्टेनियसली, तब इसको मैं ट्रांजिटिव बोलूँगा, अदरवाइज नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसका सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने कहा कि सिंपल सा ये कि आपको क्या करना है, रिलेशन में जाना है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसको देख के मुझे बताना है कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैंने कोई एक रिलेशन पिक किया, इस रिलेशन में पहले को मैंने ए माना, दूसरे को मैंने बी माना,
कहीं कहीं पे अलग अलग लिखे गए होंगे, कहीं पे A1 A2 A3 करके लिखा गया होगा, कहीं पे कुछ और लिखे होंगे नोटेशन। तो आपको समझना है कि एक ऑर्डर्ड पेयर पिक किया मैंने इस रिलेशन के अंदर से, और इसको पहला एलिमेंट और इसको दूसरा एलिमेंट बोल दिया। अब इसमें ये है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो जब बी सी की बात कर रहा हूँ तो ये दूसरा वाला एलिमेंट जो है, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर जो है, उसका पहला एलिमेंट वो ये सेम ही है, अलग नहीं है। मतलब ये जहाँ पे एंड कर रहा है वहाँ से वो स्टार्ट कर रहा, ठीक है। तो इस बात को फॉलो करते हुए कि यहाँ पे ए बी था तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, बी सी, ठीक है। और लास्टली क्या बोला कि अगर ये ए बी है बी सी है तो किस तरीके से फॉलो करके आना चाहिए, तो हमने कहा कि ए सी भी होना चाहिए, जिसमें कि ये पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है और ये दूसरे वाले एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट है। ए बी का पहला और बी सी का दूसरा वाला एलिमेंट, वो भी उसी रूल को फॉलो करना चाहिए जिस रूल को फॉलो करते हुए ये इस रिलेशन के अंदर हैं। और ये बात जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे होंगे उन सब के लिए ये बात ट्रू अगर है तब तो गिवन रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात, है ना। तो ये है आपके पास ट्रांजिटिव की कहानी। बोलोगे सर ज़्यादा समझ में नहीं है, हमने कहा कि अब समझ लेते हैं, अब और समझ लेते हैं थोड़ा सा इस पर। और वो क्या है समझना, तो हमने कहा कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक नहीं कई सारे हैं। तो ज़रा समझो, हमसे बोला गया कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो हमेशा ऐसा यूज़ करा जाएगा। बहुत कम होगा ऐसा कि आपसे सिर्फ रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है, बहुत कम ऐसा होगा कि आपसे सिर्फ ट्रांजिटिव पूछ रहा है या फिर सिमेट्रिक, कोई एक पूछ रहा है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे या तो वो ऐसे पूछेगा या फिर बोल देगा कि बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में बना देगा कि रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ के साथ वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो मोर ऑफ हमारे काम की चीज़ ये है कि हमको तीनों ही चेक करके बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं, हमें चेक तो तीनों ही करना पड़ेगा। हमने कहा किसी भी एक रूल को ले लो, किसी भी क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मैं पहले को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कि एक रिलेशन आर आपने डिफाइन किया है ऑन अ सेट ए, जिसके अंदर क्या है बेसिकली नंबर्स लेके 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक के, और उस पर जो आर डिफाइन करा गया वो इस तरीके से है कि ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में आपस में क्या रिलेशन है कि 3x - y बराबर 0 होना चाहिए। अब अगर इस चीज़ को मैं सेपरेटली लिख लूँ तो क्या होगा, हमने कहा कि ये रहा मेरा सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 4 अप टू 14 तक, ठीक है। ये तो मेरा सेट है। इस पे के ऊपर जो रिलेशन डिफाइन करा गया वो इस तरीके से है कि इसमें मुझे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, एक्स वाई मैंने लिया और इस प्रकार से लिया कि 3x - y का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहली बात तो कहानी ये है कि मुझे आर को डिफाइन करना, बोलोगे डिफाइन तो है, हमने कहा कि हाँ सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डायरेक्टली समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको क्या करते हैं, बहुत प्यार से इसको रोस्टर मेथड में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप बात करोगे ये रिलेशन, तो हमने कहा कि ये कहाँ से आएगा, एक्स भी आएगा आपके पास सेट ए से, अब बी भी कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा, बट वो इस रूल को फॉलो करते हुए आनी चाहिए। तो हमने कहा कि अगर मैं एक्स को सेट ए से ले रहा हूँ तो मैंने कहा 1 से लेकर 14 तक के कोई भी नंबर ले सकता हूँ, कोई भी काम को सारे ही लेने हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लेना स्टार्ट करता हूँ तो हमने कहा कि अगर मैं इसको फॉलो करना है, मुझे इस बात को वैलिडेट भी करना है, तो हमने कहा कि अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, अगर 1 लूँगा तो ये क्या होगा 3 × 1 - y, या फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो कि ये 3x बराबर y है ना, या तो 3x बराबर y पढ़ो और x बराबर y/3 लिख दो कि जो x है y का 1/3 है, ऐसे बोल लो। या फिर ऐसा बोल लो कि अगर x 1 लोगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, x 2 लोगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, x 3 लोगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। बेसिकली क्या हो रहा है, तो जो दूसरा वाला यहाँ पे y है, जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो y है, सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले का 3 गुना है। y बराबर 3x लिखने का मतलब क्या है कि y 3 गुना है x का, तो जो भी x यहाँ पे पिक करोगे y उसका 3 गुना होना चाहिए। और अगर ऐसा है, इस बात को फॉलो करते हुए मैं लिख दूँ r को रोस्टर मेथड में, तो अगर आप 1 पिक करोगे तो y क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ गया। अगर यहाँ पे 2 आ रहा होगा तो ये 6 आ रहा होगा, अगर ये 3 आ रहा होगा तो ये 9 आ रहा होगा, अगर ये 4 लोगे आप तो ये आपका 12 होगा, और अगर आपने 5 लिया तो ये 15 हो जाएगा,
एंड सो ऑन। लेकिन क्या मैं इसके आगे, सर आपने लिखा नहीं, और भी लिखना है क्या? हमने कहा कि अब समझो ज़रा, जैसे मैंने x को 5 लिया जो कि सेट से आ रहा है ऑब्वियसली, y 15 हो गया। जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँगा तो क्या 5 into 15 कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? हमने कहा कि r तो हमेशा, अगर आपने a पे डिफाइन करा तो एक क्रॉस a से आ रहा होगा। एक क्रॉस a में जो ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं वो सेट a के ही एलिमेंट होने हैं। तो अगर सेट a के एलिमेंट से किसी का एक दूसरे से पेयर बनाओ, उसमें 15 तो कहीं से नहीं आने वाला, क्योंकि सेट a के अंदर 15 है ही नहीं। तो अगर 15 नहीं है तो फिर ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। और अगर मैंने यहाँ पर 6 ले लिया तो वो फिर से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली इसके आगे कोई भी नंबर ले लो, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो घूम फिर के जो बात बची वो ये कि हमारे पास इस रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही पेयर आएंगे। अब इनको मुझे डिक्लेयर करना है, मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास सेट गिवन जो है वो ये है, राइट, ये मेरा सेट ए है, ठीक है। अब अगर इसके हिसाब से मैं देखूं, मैंने कहा कि इसको अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बोलना है, राइट, तुमने कहा कि इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट करना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तब तो ये इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा, अदरवाइज नहीं बोलूँगा। सिंपल। तो मैंने कहा कि 1,1 है क्या? नहीं है। 2,2 है क्या? 3,3। मैंने कहा कि इसमें तो कोई भी नहीं है। अगर चलो मान लिया 1,1 होता, 2,2 होता, 3,3, 4,4 आगे का नहीं होता, फिर मैं रिफ्लेक्सिव बोलता क्या? हमने कहा कि सिंपल बोला गया था कि इसके जितने एलिमेंट है उनका खुद के साथ रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं कि 2 का बना, तीसरे का नहीं बना, बाकी का बन गया, तो मैंने कहा किसी को छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ से 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स है तो सारे नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ इस रिलेशन के अंदर होगा, तो ही मैं रिफ्लेक्सिव बोलूँगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं बोलूँगा। क्लियर है? तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, पहला तो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक पे जब आएंगे तो सिमेट्रिक की क्या कहानी थी? इसमें बोला गया कि अब सेट पे मत जाओ, अब रिलेशन पे आ जाओ। रिलेशन पे बोलता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है उसका रिवर्स पेयर भी इसके अंदर अगर अवेलेबल है, और ऐसा हर एक पेयर के साथ हो रहा है, हर एक पेयर के लिए ट्रू है, तब मैं इसको बोलूँगा सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं पहले से ही चेक करना स्टार्ट कर, मैं बाकी क्यों दूर क्यों जाऊँगा, मैं यहीं से स्टार्ट किया। हमने कहा कि 1 3 है, और अगर सिमेट्रिक रिलेशन ये होगा तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे 1 3 तो दिखा, बट 3 1 कहीं पे दिख रहा है क्या? तो ये तो रिलेशन का एलिमेंट है ही नहीं, इट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू इन आर, इट्स नॉट इन आर, राइट। तो अगर एक के लिए ही फेल कर गया, बाकियों के लिए अगर हो भी जाता, तब भी ये बात तो सबके लिए ट्रू नहीं है। और सिमेट्रिक होने के लिए सबके लिए ट्रू होना चाहिए कि इसके लिए भी हो, इसके लिए भी हो, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए। अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रू है तब तो मानेंगे इसको सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं मानेंगे। कोई भेदभाव नहीं करनी है। तो ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे जब आओगे तो हमको बात करनी है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और सबसे ज़्यादा केयरफुली हमें ट्रांजिटिव को ही चेक करना होता है, थोड़ा सा इफर्ट भी लेता है ट्रांजिटिव। हमने कहा कि अगर मैं इस पेयर को ट्रांजिटिविटी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा और मैंने कहा कि इसको मैं क्या बोलूँगा, ये कि A, B है, जो कि डिफिनीशन में था कि एलिमेंट ऑफ R है। मतलब A भी बोलना है, A1 A2 बोलना है, जो भी मानना है मान लो। तो हमने कहा कि हमसे बोला गया था कि एंड B, C इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। अब B, C बोला तो हमने कहा कि ये जो था B ये था और यहीं से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब जो B होना चाहिए सर वो क्या होना चाहिए? तो हमने कहा कि B जो होगा यहाँ पे वो 3 ही होगा आपका, है ना। तो फिर 3 से स्टार्ट होने वाला मुझे कोई पेयर चाहिए होगा, तो अगर मैं 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर ढूंढूंगा, अगर BC चाहिए, इसका मतलब B क्या होगा उसमें, जहाँ से ये एंड हो रहा है वहीं से वो शुरू हो रहा है, तो 3,9 मिल जाएगा मुझे।
तो बी सी किसको मानूंगा, इसको, क्योंकि ये दोनों मुझे सेम रखने हैं। ए बी देखा तो यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे बी होगा, तो ये सेम एलिमेंट होगा। तो बेसिकली जो ऑर्डर्ड पेयर पिक कर रहा हूँ, जो उसका दूसरा एलिमेंट है वहीं से स्टार्ट होने वाला मुझे ढूंढना है। अगर इसके अलावा भी होता तो मैं उसको और भी देखता, है ना, उसके साथ भी करता सेम कहानी। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक ही ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने कहा कि ए सी भी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, और ए सी अब यहाँ से देखूंगा ए 1 है और सी क्या है यहाँ पे 9। तो इस रिलेशन के अंदर, फॉर दिस रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, 1 कॉमा ऑल्सो शुड बी इन द रिलेशन, शुड बी द एलिमेंट ऑफ आर। क्या 1 कॉमा 9 इसके अंदर है? तो 1 कॉमा 9 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और अगर यहीं पे फेल कर गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा ये तो सबके लिए ट्रू होनी चाहिए, राइट। तो ये यहीं पे फेल कर गया, तो यहाँ से फिर मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। तो ये है कहानी आपके टाइप ऑफ रिलेशन की। इस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए, है ना, बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुए, उन पे भी क्वेश्चन करेंगे और करेंगे उसको अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक जो भी पढ़ाया आप लोगों को सब बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। Thank you all for watching and have a good day you all.